कॉमन डायग्नोसिस के बाद उसका एज क्या रहेगा, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या रह सकते हैं, जैसे ऑस्टियोमाइलिटिस सिक्वेस्ट्रम है ना। सिक्वेस्ट्रम किस में रहेगा, ऑस्टियोमाइलिटिस में रहेगा। तो फाइनल डायग्नोसिस सिक्वेस्ट्रम रहेगा, लेकिन उसमें सिक्वेस्ट्रम किस में बनता है, कौन से टूथ, कौन से इसमें कॉमन रहेगा, मैक्सिला में कॉमन रहेगा कि मैंडिबल में रहेगा, मैंडिबल में रहेगा, क्योंकि मैक्सिला इज मोर वैस्कुलर, चांसेस ऑफ हैविंग ऑस्टियोमाइलिटिस इन मैक्सिला with infective etiology, common infective etiology is more in mandible. मैक्सिला में ऑस्टियोमाइलिटिस जो होता है वो ऑस्टियोमाइलिटिस रिलेटेड टू फंगल इन्फेक्शन, जो कॉमन कोविड में हुआ है, म्यूकोरमाइकोसिस. सो म्यूकोरमाइकोसिस हैज अफेक्टेड मैक्सिला मोर बिकॉज जो फंगस है वो इन्फेक्टेड ऑक्सीजन सप्लाई से नेजल पैसेज में से जाके मैक्सिला में लॉन्च हो गया है, इस वजह से मैक्सिला बहुत कॉमन है. और इंडिया बीइंग द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स में म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा हुआ है. इंडिया बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट population of diabetes, every third Indian is a diabetic, so diabetes is prone. एंड इंडिया में ही बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड दिए गए, इंडिया छोड़ के बाहर कहीं पे भी म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हुआ. तो स्टीरॉयड का एक्सेसिव यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, उससे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने से फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड होता है. मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इज कैंडिडियासिस. ये एक हो गया. ये तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिए आता है ना. तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन दिख रहा है. साइड देख लेना कौन कौन सा है. ये वेरिकोस है. वेरिकोस का मीनिंग क्या रहता है, थिन लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. वेरिकोस हिस्टोलॉजिकल और बहुत सारा ये टर्म क्लिनिकल भी यूज किया गया है. प्रोलिफरेटिव वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया. ल्यूकोप्लेकिया का क्लासिफिकेशन भी सबको पता रहना चाहिए. ल्यूको कॉमनली हम लोग बाकी की सब क्लासिफिकेशन याद कर लेते हैं, ल्यूकोप्लेकिया का ही क्लासिफिकेशन याद नहीं करते. तो उसमें ल्यूकोप्लेकिया के कौन कौन से टाइप्स है और उसमें मोस्ट एग्रेसिव कौन सा रहेगा. ल्यूकोप्लेकिया में प्रोलिफरेटिव वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया. तो प्रोलिफरेटिव वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया उसके लार्ज प्रोलिफरेटिव लीजन्स विच आर स्प्रेड ऑल ओवर द ओरल कैविटी with high malignant transformation rate, है ना. so it is difficult to treat. अब ल्यूकोप्लेकिया का एटियोलॉजी पता रहना चाहिए. वायरल एटियोलॉजी भी ल्यूकोप्लेकिया में रहता है, ठीक है ना. तो उसके बाद में प्री ल्यूकोप्लेकिया बोला तो उसमें फिर अदर कॉमन लीजन्स, प्री मैलिग्नेंट लीजन, लीजन कंडीशन दोनों, प्री मैलिग्नेंट लीजन, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, तुरंत डेफिनेशन मुंह में आनी चाहिए. वो सोचने का टाइम ही नहीं होना चाहिए. और वो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन बोला तो वर्ड टू वर्ड आनी चाहिए. तो एक भी उसमें गड़बड़ नहीं कि अपने वर्ड्स में डाल के एक्सप्लेन करने का डेफिनेशन में नहीं रहता. तो डेफिनेशन अच्छे से अगर बता दिया तो एग्जामिनर खुश रहता. फिर उसको वो बोलेंगे ठीक है चलो अभी इसने यश ने अच्छे डेफिनेशन बताया, यश अच्छा बताता मैंने, तो उसको अपन उसका असेसमेंट स्टार्ट करेंगे 12 से. डेफिनेशन में गोल कर दिया तो फिर उसका असेसमेंट आने 8 से, है ना. 20 में से कितने मार्क है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये सिस्टिक कैविटी है और इसमें रेडिकुलर सिस्ट ऐसा मेंशन किया हुआ है. तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस रेडिकुलर सिस्ट में जनरली क्या रहेगा, इटियोलॉजिकल फैक्टर एज अ क्या रहेगा, नॉन वाइटल टूथ रहेगा. नॉन वाइटल टूथ या हिस्ट्री ऑफ नॉन वाइटल टूथ रहेगा. अगर वो नहीं है, इसमें टूथ अटैच नहीं है, रूट में एंड में अटैच नहीं है, तो सिस्टिक कैविटी, कॉमन रेडिकुलर सिस्ट और ऑल अदर सिस्ट का नाम उसमें लिख देना. सारे जो भी टूथ रिलेटेड ओडोजेनिक सिस्ट है, कॉमन रेडिकुलर सिस्ट. उसके बाद ये तो बहुत कॉमन है ना. मतलब एनी टूथ डेंटिजरस सिस्ट के लिए क्लिनिकली पेशेंट के मुंह में देयर हैज़ टू बी हिस्ट्री ऑफ मिसिंग टूथ, और एक्सरे में टूथ वहाँ पे चाहिए. इन एडिशन टू क्या, इन एडिशन टू डेंटिजरस सिस्ट दिस कैन ऑल्सो बी अ एओटी. एओटी इज ऑल्सो, ये इसमें कैनाइन दिख रहा है अगर आप अच्छे से देखोगे. और सिस्टिक कैविटी विच इज सराउंडेड एन अनइरप्टेड टूथ
कैन बी वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एओटी। एओटी के अलग अलग टाइप्स हैं, इंट्राऑशस, मतलब इंट्राऑशस, पेरिफेरल, फिर कैप्सुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, है ना। तो ये सारे वो आपको पता रहना चाहिए। तो पहला डीडी क्या रहेगा, वही आपका फाइनल डायग्नोसिस डेंटिजरसिस, और उसमें डीडी में एओटी भी एक मेंशन करना, एंड एनी अदर ओडोंटोजेनिक ट्यूमर एसोसिएटेड विद अनइरप्टेड टीथ। ठीक है, ये हो गया। और ये अमीलोब्लास्टोमा है। तो अमीलोब्लास्टोमा इज लोकली एग्रेसिव बट बिनाइन। अभी अमीलोब्लास्टोमा, मैलिग्नेंट अमीलोब्लास्टोमा और अमीलोब्लास्टिक कार्सिनोमा, है ना। मैलिग्नेंट अमीलोब्लास्टोमा मतलब क्या रहता है, जो मेटास्टेसाइज हो जाता है बट हिस्टोलॉजिकली इट अपीयर्स टू बी बिनाइन। अमीलोब्लास्टोमा इज एन लोकली एग्रेसिव ट्यूमर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैलिग्नेंट अमीलोब्लास्टोमा कॉमनली कहाँ पे जाता है, लंग्स में। तो मेटास्टेसाइज होता है लंग्स में, बट हिस्टोलॉजिकली सारा फीचर्स ऑफ बिनाइन रहेगा। तो हिस्टोलॉजिकली मैलिग्नेंट फीचर्स किसको बोलेंगे, जो डिस्प्लास्टिक फीचर्स देखेंगे, जो डिस्प्लेजिया के फीचर बोलते हैं ना, वो सारे फीचर हिस्टोलॉजिकली ये सारे सेल्स में दिखते हैं। तो अमीलोब्लास्टोमा बोलेंगे तो उसमें साथ में क्या याद रहना चाहिए, विकर्स एंड गॉर्लिन्स क्राइटेरिया, कन्वर्शन ऑफ सिस्टिक इनटू अमीलोब्लास्टोमा। ठीक है, सिस्ट 5 विकर्स गॉर्लिन्स क्राइटेरिया है। वो विकर्स गॉर्लिन क्राइटेरिया बोलते साथ आपको 5 गिन के बताने हैं विकर्स गॉर्लिन्स क्राइटेरिया। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा के 3 क्लासिफिकेशन, 3 अलग अलग टाइप के यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा है ना। कौन सा है, जो ऐसे सिस्ट बोलेंगे तो क्या डिस्क्राइब करोगे, पहले ल्यूमेन रहेगा, ल्यूमेन के बाद लाइनिंग रहेगा। जो ल्यूमेन में स्प्रेड हो रहा है वो कौन सा, इंट्राल्यूमिनल। जो लाइनिंग में स्प्रेड हो रहा है वो ल्यूमिनल, और जो कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस कैप्सूल में स्प्रेड हो रहा है वो। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि जो पहले दो हैं, मतलब ल्यूमिनल एंड इंट्राल्यूमिनल, उसको इन्यूक्लिएट करके भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। बट लेकिन जो फाइब्रस कैप्सूल में स्प्रेड हो गया है, तो ल्यूमेन के बाहर जहाँ कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड रहता है, बोन रहता है, तो उसके रिकरेंस के चांस ज़्यादा रहते हैं, वो एग्रेसिव हो जाता है। तो जहाँ कनेक्टिव टिश्यू में स्प्रेड है तो उसको ट्रीटमेंट इज एग्रेसिव। तो उसमें रेडिकल या वाइड लोकल एक्सिजन विथ नॉर्मल मार्जिन्स, ये उसका ट्रीटमेंट रहेगा। वैसे ही सिस्ट में एग्रेसिव कौन सा रहता है, अब यूनिसिस्टिक अमीलो, रेडियोलॉजिकली इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा एंड ओकेसी, है ना। थोड़े थोड़े फीचर्स रहते हैं, ये मल्टीलॉक्यूलर रहेगा, बट यूनिलॉक्यूलर अमीलोब्लास्टोमा कैन बी रेडियोलॉजिकली मल्टीलॉक्यूलर एंड हिस्टोलॉजिकली इट कुड बी यूनिसिस्टिक। तो यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा ओकेसी में भी जहाँ जहाँ डॉटर सिस्ट दिखते हैं, तो डॉटर सिस्ट जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू में स्प्रेड होते हैं। तो जहाँ जहाँ डॉटर सिस्ट नज़र आ रहे हैं, तो वैसे जैसे ओकेसीज आर टू बी ट्रीटेड एग्रेसिवली। ओकेसी एंटेरो पोस्टीरियर मैंडिबल में कॉमन है, तो एंटेरो पोस्टीरियर स्प्रेड ओकेसी का होता है अराउंड द बोन। थिनिंग ऑफ बक्कल लिंगुअल मार्जिन नहीं होती, थिनिंग ऑफ बक्कल लिंगुअल मार्जिन नहीं होती। तो थिनिंग ऑफ बक्कल लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट्स किस में होगा, अमीलोब्लास्टोमा, और उसमें फिर एक्शेल क्रैकलिंग होगा। ठीक है ना, ये अमीलोब्लास्टोमा होगा। फिर ओडोंटोम और रेग्रेसिव ऑल्टरेशन में पल्प, क्या पल्प स्टोन्स, तो ट्रू पल्प स्टोन, फॉल्स पल्प स्टोन। तो ट्रू पल्प स्टोन, फॉल्स पल्प स्टोन में से वाई पूछते हैं क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन ट्रू पल्प स्टोन एंड फॉल्स। पहले पूछेंगे एन्यूमरेट रिग्रेसिव ऑल्टरेशन की, तो आप सब एक्रीजन, एब्रेजन, इरोजन, एब फ्रैक्शन, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करना। एब फ्रैक्शन क्या रहता है, एक्सेसिव ऑक्लूजल लोड, जिसकी वजह से सर्वाइकल रीजन में टूथ वेयरिंग हो जाएगा विदाउट एनी बैड फॉल्टी ब्रशिंग हैबिट नहीं रहेगा, और उसको मे बी ही कुड बी अ बीटल नट चूअर ऑल्सो, जहाँ पे एक्सेसिव ऑक्लूजल लोड आ रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, क्लिनिकली बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। इफ दैट पार्ट ऑफ द सर्वाइकल पार्ट, अगर उसमें क्लास 5 कैविटी अगर है ना, वहाँ पे जनरली ये होता है, तो वहाँ पे इरोजन देख के अपन क्या करेंगे, क्लास 5 कैविटी प्रिपेयर कर देंगे। बट ऑक्लूजल लोड ही इतना हैवी है कि क्लास 5 कैविटी में जो भी भरेंगे टिकता ही नहीं, निकल जाता है उसमें से। तो ऑक्लूजल रिहैबिलिटेशन, रिकंटूरिंग ऑफ ऑक्लूजल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्लूजल फोर्सेस, तो ये उसमें मेंशन करना ज़रूरी है बोलते समय।
इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट एब्फ्रैक्शन, ठीक है। इरोजन कॉमनली किस वजह से होता है? एसिड रिफ्लक्स एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ एरिएटेड। अभी सब कोक पेप्सी पीते हैं ना सब लोग, तो उन लोग, और वो कहाँ पे कॉमन होता है? लिंगुअल सरफेस में कॉमन होता है, लिंगुअल सरफेस में कॉमन होता है। और सबसे कॉमन क्या है? एब्रेजन। एंड सो एब्रेजन कुड बी फिजियोलॉजिकल, कुड बी विद एज द टू टीथ विच आर जॉइनिंग टू विद कॉन्टैक्ट है ना, कॉन्टैक्ट एरियाज रहते हैं, कॉन्टैक्ट एरियाज में घिस के कॉन्टैक्ट एरिया फ्लैटन हो जाते हैं, तो वहाँ पे, एंड टीथ। तो एट्रिजन, एब्रेजन, एब्फ्रैक्शन, इरोजन। तो एब्फ्रैक्शन भी पता रहना चाहिए, है ना। जो एट्रिजन एब्रेजन बोल सकता है, एब्फ्रैक्शन भी उसने बोलना चाहिए, क्योंकि एब्फ्रैक्शन कम लोग बोलते हैं, तो आप लोग बोलोगे तो बेटर रहेगा। फिर इरोजन हो गया। और पल्प स्टोन्स, तो ट्रू पल्प स्टोन में इट इज़ फाउंड बाय डेंटाइनल टिब्यूल्स। डेंटाइनल टिब्यूल्स रहते, सराउंडेड बाय ओडोंटोब्लास्ट रहेगा। फॉल्स पल्प स्टोन में नाइडस, फॉल्स पल्प स्टोन में अगर आपका वाइवा हो रहा है तो उसको आपको नाइडस बोलना ज़रूरी है। तो जैसे ही रेग्रेसिव अल्ट्रेशन में क्वेश्चन पूछा, थर्ड एट्रिजन, एब्रेजन, इरोजन, पल्प स्टोन, ट्रू पल्प स्टोन, फॉल्स पल्प स्टोन, फॉल्स पल्प स्टोन, इरेगुलर कैल्सिफिकेशन फ्रॉम अ नाइडस, ऐसा बोल के छोड़ देना। एग्जामिनर को भी थोड़ा सा देना ना क्वेश्चन पूछने का मौका। तो नाइडस क्या रहेगा? फिर से बता रहा हूँ, मैंने रिपीट किया हुआ है। नाइडस इज a disintegrating cell or tissue which attracts calcification. Disintegrating cell or tissue, group of cells को क्या बोलेंगे? टिश्यू। either small cell or tissue which attracts calcification. calcification कहाँ से अट्रैक्ट करेगा? नेबरिंग ब्लड वेसल में से। पल्प टिश्यू के अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल रहेंगे, वहाँ से वो कैल्सिफिकेशन अट्रैक्ट करेगा, और उसमें तो नाइडस होता है डिसइंटीग्रेटिंग, डिजेनरेटिंग सेल और टिश्यू विच अट्रैक्ट्स कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये पल्प स्टोन हो गया, प्री मैलिग्नेंट लीजन कंडीशन हो गया। फिर वेल, मॉडरेटली, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। वेल में केराटिन लेयर ज़्यादा रहती, वेल, मॉडरेट, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। डिस्प्लेजिया, कार्सिनोमा अलग रखना। डिस्प्लेजिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी, कार्सिनोमा में इन्वेजन हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो वेल और मॉडरेटली में क्या फ़र्क है? वेल में बहुत सारे केराटिन पर रहेंगे, इंडिविजुअल सेल केराटिनाइजेशन कम रहेगा। जो सेल्स कनेक्टिव टिश्यू को इन्वेड करते हैं वो लार्ज ग्रुप्स में रहते हैं, लार्ज आइलैंड्स में रहते हैं, बड़ी शीट आइलैंड ऐसा कनेक्टिव टिश्यू में जाता है। मॉडरेटली में छोटे छोटे आइलैंड में जाते हैं, छोटे आइलैंड में जाते हैं। मॉडरेटली में केराटिनाइजेशन इंडिविजुअल सेल के अंदर दिखता है ना। नॉर्मल बेसल सेल लेयर का काम है केराटिन फॉर्म करना, लेकिन अंडर द ऑल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इटियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर बोलते साथ 9 इटियोलॉजिकल फैक्टर टक टक निकलने चाहिए लाइन से, गिनते एक उंगली में, है ना। वायरल इटियोलॉजी, बैक्टीरियल इटियोलॉजी, है ना। फिर कॉमन हैबिट्स, हैबिट से रिलेटेड, शार्प टूथ से लेके इल फिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग इल फिटिंग डेंचर से लेके, ये सब आपको इटियोलॉजी और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पूछा तो वो बताना। ओरल कैंसर, मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ ओरल कैविटी, डेंटल केरीज, इसमें गड़बड़ नहीं करना। मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ ओरल कैविटी डेंटल केरीज। तो केरीज की डेफिनेशन, क्लिनिकल टाइप्स, हिस्टोलॉजिकल टाइप्स, एग्रेसिव कौन सा है, पल्प किस में जल्दी इन्वॉल्व होता है, बच्चों में क्या फ़र्क पड़ता है, केरीज एक्टिविटी टेस्ट कौन से रहते हैं, 3-4 केरीज एक्टिविटी टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। इसमें किस में कलर कोडिंग, किस में ये रहता है, चेंज होता है ना। तो स्नाइडर्स टेस्ट कौन सा है, ये टेस्ट कौन सा है, 3-4 टेस्ट एटलीस्ट नाम पता रहना चाहिए, और उसमें कैसे कैसे क्या क्या दिखाई देगा, है ना। और लार्ज स्केल कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम लेना है तो केरीज एक्टिविटी टेस्ट लेना पड़ता है। केरीज एक्टिविटी टेस्ट किस में करते हैं? सलाइवा में करते हैं। ये पूछते तो बोलते नहीं है, केरीज एक्टिविटी टेस्ट पूरा बता देता है, लेकिन सलाइवा से करते हैं, ये फिर रह जाता है बोलते बोलते, है ना। तो केरीज एक्टिविटी टेस्ट ये हो गया। फिर डिजीज ऑफ बोन में आ जाना कॉमन, ऑसिफाइंग फाइब्रोमा, फाइब्रस डिस्प्लेसिया, दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों हिस्टोलॉजिकली कैसा है, क्लिनिकली कैसा है। ऑसिफाइंग फाइब्रोमा में जो
रेडियो ओपेसिटी रहेगी, इट विल बी डिस्टिंक्ट देन द एडजेसेंट नॉर्मल बोन। और जब सर्जन्स उसको निकालते हैं तो ऑसिफाइंग फाइब्रोमा में इजीली निकल जाता है। ऐसे वाइड स्वेलिंग रहता है, पेनलेस, एक्सेसिव लार्ज एनलार्जमेंट ऑफ मैक्सिला और मैंडिबल, स्लोली ग्रोइंग। ऑसिफाइंग फाइब्रोमा में वही रहेगा और फाइब्रस डिस्प्लेसिया में भी रहेगा। लेकिन फाइब्रस डिस्प्लेसिया में अगर आपको बायोप्सी लेना रहा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बोन इज abnormal bone is attached to regular normal bone, so it is very difficult। और अगर abnormal bone ossifying fibroma में बहुत easily निकल जाता है, तो सर्जन्स पैथोलॉजिस्ट लोगों को बताते हैं, ये क्वेश्चन पूछते जाता है वाइवा में कि ossifying fibroma और इसमें क्या फ़र्क है। तो आप कैसे बताओगे? जो स्मार्ट रहेगा वो बोलेगा सर क्लिनिकली क्या डिफरेंस रहेगा, उसका हिस्ट्री में क्या डिफरेंस रहेगा, उसका पैथोजेनेसिस में क्या डिफरेंस रहेगा, हिस्टोलॉजी में क्या डिफरेंस रहेगा। सिर्फ हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस नहीं बताना है ना, ये सब चीज़ें पता है। वैसे ही ट्रू और फॉल्स पल्प स्टोन भी रहा तो उसमें क्लिनिकली क्या डिफरेंस रहता है। पल्पल एरिया में ट्रू पल्प स्टोन रहता है, फॉल्स पल्प स्टोन रेडिकुलर एरिया में कॉमन रहता है, ठीक है। ट्रू पल्प स्टोन माइल्ड क्रॉनिक लो ग्रेड पेन पल्प स्टोन में रहता है, और क्लिनिकली उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते समय देयर कैन बी ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, बिकॉज ऑफ द कैल्सिफिकेशन। तो कैल्शियम और वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट फिर भी करते हैं। फिर उसके बाद में हिस्टोलॉजिकली, रेडियोलॉजिकली, ये तीनों ऐसा डिफरेंस करके आपको बताना है। जब भी कोई डिफरेंस पूछे तो कोई एक डिफरेंस नहीं, क्लिनिकल डिफरेंस, रेडियोलॉजिकल डिफरेंस, हिस्टोलॉजिकल, ऐसे ही जिसका अवेलेबल रहा। वैसे ही ऑटो इम्यून डिजीज़, मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर पूछा गया तो क्या बोलोगे? ओरल कैविटी से लाइकन प्लैनस, वेरी कॉमन, बहुत डिफिकल्ट टू डायग्नोज। अभी भी अच्छे लोग डायग्नोज नहीं कर पाते। मेरे पास अभी भी इतने सारे लोग फोटो भेजते हैं कि मतलब कौन भेजते हैं इतने सारे लोग, मतलब सारे डेंटिस्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं नागपुर आगे, ये क्या है। तो बर्निंग सेंसेशन लाइकन प्लैनस में होता है, बर्निंग सेंसेशन OSMF में होता है। बर्निंग सेंसेशन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा क्लिनिकली? एक को हैबिट की हिस्ट्री रहेगी, दूसरे का हैबिट की हिस्ट्री नहीं रहेगी। दोनों का हैबिट की हिस्ट्री कॉमन अगर रही तो क्या रहेगा? देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज हैबिट इंड्यूस्ड लाइकन प्लैनस। कुछ लोग बीटल नट टोबैको खा के भी उनको लाइकन प्लैनस होता है, बट लाइकन प्लैनस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इन एडिशन टू द etiology of the habit, there is certain change in the immune status of the patient wherein the T lymphocyte response is altered. T lymphocyte response is altered. So ट्रीटमेंट में एनीथिंग विच इज immunosuppressant to immunomodulators are used. Immunosuppressant to immunomodulator. So it can enhance the immunity and it can enhance the way the T lymphocyte is trying to respond to the antigen. Lichen planus में antigen is not, pemphigus में antigen पता है, पेम्फिगस पेम्फिगॉइड में डेस्मोग्लाइन 1 और 3। तो वैसा लाइकन प्लैनस में ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, एंटीजन नहीं है। हिस्टोलॉजी वगैरह तो आप सब पढ़ लोगे लाइकन प्लैनस में, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको हिस्टोलॉजी बोलते साथ 1 2 3 4 लाइन से आप बता सको, है ना। सिवेट बॉडी, साइटोइड बॉडीज, रस्टस बॉडीज कहाँ दिखता है, ये सारा चीज़ें तो पता रहना ही चाहिए। और क्या रहेगा? न्यूरीलेमोमा हिस्टोलॉजिकली दो टाइप के सेल्स, एंटोनी ए एंड एंटोनी बी। अगर कोई पेशेंट आया है जिसका न्यूरीलेमोमा डायग्नोज कर रहे हैं और उसमें सिर्फ एंटोनी बी दिख रहा है, तो उसको डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको हायर टेस्ट जैसे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री IHC करना पड़ता है, जिससे डिटरमाइन होगा। IHC का एक मार्कर याद रखना, न्यूरल मार्कर सलाइवरी ग्लैंड में S100, तो वो न्यूरीलेमोमा में यूज़ कर सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में यूज़ कर सकते हैं, तो S100 ये याद रखना। तो और ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स, अम्यूलोब्लास्टोमा, फिर कैल्सिफाइंग घोस्ट सेल्स, है ना। घोस्ट सेल्स का प्रॉपर ऐसा कौन कौन से इसमें घोस्ट सेल्स दिखते हैं? अम्यूलोब्लास्टोमा में भी दिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले किस में बोलेंगे? सी, किटिंग,
और COT और C में क्या फर्क है? सिस्ट और ट्यूमर है। नहीं, इतना ही नहीं, और भी है। COT में और ये पढ़ लेना। डेंटल क्रीज तो आना ही चाहिए सबको, क्योंकि आप लोग उसकी डायबिटिक प्रिपरेशन भी करते हो, तो वहाँ कुछ सब हो गया है। उसके बाद में प्री मैलिग्नेंट लीजन कंडीशन, मैलिग्नेंसी, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स। सॉफ्ट टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू के ट्यूमर्स। सो कनेक्टिव टिश्यू की बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो 2-2, 3-3 ट्यूमर्स के नाम कुछ एग्जामिनर रहते बोलते कि एन्यूमरेट 3 benign epithelial tumor, 3 connective tissue tumor, 3 malignant epithelial tumor, 3 malignant connective tissue tumors। ठीक है, तो लिम्फोमा थोड़ा सा देख लेना, बर्किट्स लिम्फोमा। और दूसरा कौन सा है? वो क्या रहता है, उसके हिस्टोलॉजिकली क्या डिफरेंस है, क्लिनिकली क्या डिफरेंस है, कहाँ पाया जाता है, और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू, बिनाइन एपिथेलियल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो गया, स्किन हो गया, रिग्रेसिव अल्टरेशन हो गया। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा अगर सब आप अच्छे से वाइवा अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्या पूछेंगे कि बिस्मथ लाइन क्या रहता है ना। कौन सा जिंजाइवा में कौन सा लाइन दिखता है, पॉइजनिंग में कौन से पॉइजनिंग, 2-3 कॉमन ये पढ़ लेना है ना, वो दिया हुआ है, कौन सा रहता है वो देख लेना पहले। इंजरी, सिल्वर पॉइजनिंग में क्या रहता है, 2-4 कॉमन पॉइजनिंग वाले ये देख लेना, वो मालूम रहना चाहिए। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में ABFO स्केल और फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी के एज एस्टिमेशन और बाइट मार्क्स, एज एस्टिमेशन, बाइट मार्क और जेंडर सेक्स डिटर्मिनेशन के 1-1, 2-2 गस्टाफसन से बोलो कुछ एक कॉमन जो है बुक में दिया है वही, वो एटलीस्ट नाम पता रहना चाहिए। बहुत कम लोग पूछेंगे, लेकिन जो अच्छा वाइवा दे रहा है, अगर एग्जामिनर को इंटरेस्ट आया तो वो टॉपिक लास्ट में टच करते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को टीचर्स ये सब पूछे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी ऐसा है कि जो अच्छा वाइवा नहीं दे सकता है ना। सब यू ऑल आर, बिकॉज मैं पता है मुझे कि कौन कब कैसे बोलता है नहीं बोलता है ना। तो साकिब भी थोड़ा कम बोलता है, नीचे देखेंगे तो मैं वहीं पे खड़े रहूँगा। एक आगे से और एक पीछे से, 2 जगह से लात पड़ेगी, है ना। और अगर जो आंसर देना वही उतना ही बोलना, इधर उधर का। अभी इतने साल से 20 साल से ये देख रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन पे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल जज कर रहे हैं। पहले ही क्वेश्चन चेहरा देख के ऊपर करके कॉन्फिडेंटली जोर से बोलना। बहुत बार तो एग्जामिनर का ध्यान भी नहीं रहता, आप जोर से बोलोगे तो ठीक है चलो।